नमस्कार दोस्तों। जब भारत में दशहरा मनाया जा रहा था, जब भारत में इजराइल की आरती उतारी जा रही थी, जब भारतीय मीडिया इजरायली कोठे की नर्तकी बन चुका था, तब कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश समेत 8 भारतीय पूर्व नेवी ऑफिसर्स को, जो कतर की नेवी को ट्रेनिंग देते थे, उनको कतर की एक अदालत ने एक साथ मौत की सजा सुना दी। भारत माता के इन वीर सपूतों को कतर में सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया। मार्च में आरोप तय कर दिए गए और सबको सजाए मौत की सजा सुना दी गई। ये सारे भारतीय अधिकारी कतर की दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी कतर के लिए एक ऐसी सबमरीन बना रही थी दोस्तों, जिसको कोई रडार नहीं पकड़ सके। इस कंपनी में 75 भारतीय नागरिक कर्मचारी थे। इनमें से ज्यादातर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी ही थे। मई में कंपनी ने यह कहा था कि वो 31 मई 2022 से काम बंद कर देगी। उसके बाद जासूसी के आरोप में 8 भारतीय नेवी के पूर्व अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आरोप लगाया गया कि गिरफ्तार किए गए भारत के पूर्व नेवी ऑफिसर्स ने इस सबमरीन की खुफिया जानकारी इजराइल को दी है। यानी भारतीय नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप भी लगाए गए। भारतीय ऑफिसर्स को यह सजा उस समय सुनाई गई दोस्तों, जब इजराइल एक मुस्लिम कंट्री फिलिस्तीनी पर बम बरसा रहा है, फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार रहा है, और इसी समय भारत ने इजराइल को अपना फूफा बना रखा है। हैरानगी की बात यह है दोस्तों कि बिना आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की वजह साझा किए हमारे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और भारत की सरकार चूं तक नहीं करती है। इजराइल के लिए मोदी छाती पीटते हैं, ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, लेकिन उसी इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में हमारे 8 भारतीय सैनिकों को कतर में मौत की सजा सुना दी जाती है और प्रधानमंत्री के मुंह से थूक तक नहीं निकलता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह दावा भी किया गया है कि भारतीय सैनिकों को कतर और भारत के समझौते के तहत वहां काम करने के लिए भेजा गया था, और अगर ऐसा है तो कतर को उसकी औकात दिखाने का समय आ गया है। भारत की सरकार को यह संदेश देने का समय आ गया है कि भारत के सैनिकों को हाथ लगाने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, हमारे देश की दोगली, दलाल, बिकाऊ और भ्रष्ट सरकारी गुलाम और झूठी मीडिया ये तो नाच नाच कर बताती है कि इजराइल की सरकार अपने देश के किसी भी नागरिक की मौत का बदला कहीं भी जाकर ले सकती है। इजरायली नागरिक को छूने की हिम्मत किसी भी देश की नहीं है, लेकिन वही दलाल और सरकारी गुलाम मीडिया कभी भी अपने देश की सरकार से यह नहीं पूछती है कि कतर की औकात कैसे हो गई कि हमारे सैनिकों को सजा दे दी, हमारे सैनिकों को मौत की सजा सुनाने की, और वो भी गुपचुप तरीके से सजा सुनाने की औकात कतर की कैसे हो गई, कभी नहीं पूछता। दोस्तों, जिन 8 हमारे भारतीय नेवी के पूर्व जवानों को कतर ने फांसी की सजा सुनाई है, उनमें से 3 रिटायर्ड कैप्टन हैं, 4 कमांडर हैं और 1 नाविक है। यानी ये भारत के विशेष लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, देश की सेवा करने वाले लोग हैं, जिनको 2022 के सितंबर से सरकार ने कतर में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। वैसे तो मोदी जी का डंका बहुत बचता है और हर देश में बचता है। सारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इनके ऑटोग्राफ के लिए परेशान रहते हैं। सारे देश इनके चेले बताए जाते हैं, इनको विश्वगुरु बताया जाता है। तो अब कहां गया विश्वगुरु आपा? इतिहास गवाह है, जब जब देश को अपने प्रधानमंत्री की जरूरत हुई है, जब जब देश को 56 इंच की छाती की जरूरत हुई है, तब तब देश को 56 इंच की छाती छुआरा ही मिली है। जब जब देश को लाल आंखों की जरूरत हुई है, तब तब लाल आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। याद करिए, जब बात काला धन विदेशों से वापस लाने की आई तो फुस हो गए, जब बात भारत के भगोड़ों को वापस लाने की आई तो फुस हो गए, जब बात अपने बहादुर सैनिकों को कतर की धरती से सुरक्षित भारत वापस लाने की आई तो फुस हो गए। काम के समय सारी 56 इंच की छाती, सारा डंका, सारी जुमलेबाजी सब शांत हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में हैरानी की बात क्या है जानते हैं? हैरानी की बात यह है कि कतर की सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8 भारतीय नौसैनिकों को हिरासत में लेने की कोई वजह ही नहीं बताई है, और भारत की सरकार 2022 से लेकर अब तक वजह जान भी नहीं पाई है। भारत को इजराइल के पीछे फुदकने से फुर्सत ही नहीं है।
भारत की सरकार की तरफ से 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद क्या कुछ कहा गया है वो सुनिए। हमारे पास शुरुआती जानकारी है कि कतर की अदालत ने अल दाहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। हम फांसी दिए जाने के फैसले से स्तब्ध हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम उनके परिजनों और कानूनी टीम से संपर्क में हैं। हम सर्वोच्च प्राथमिकता से इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले को कतरी प्रशासन के सामने भी उठाएंगे। दोस्तों, इसी जून में गिरफ्तार पूर्व नेवी के अधिकारी में से एक की बहन मीतू भार्गव ने अपने भाई को वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी थी। मीतू भार्गव ने एक्स पर लिखा था, ये पूर्व नेवी अधिकारी देश के गर्व हैं और मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि बिना देर के उन्हें तुरंत भारत वापस लाया जाना चाहिए। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सीएनएस को पता होना चाहिए कि अगर हम अपने नौसेना के दिग्गजों की परवाह नहीं करते हैं तो यह निश्चित रूप से वर्तमान नौसेना कार्यबल के मनोबल को प्रभावित करेगा। फिर अगले ट्वीट में लिखा कि कब तक दोहा में एकांत कारावास में बंद इन नौसैनिकों को बिना किसी गलती के बल्कि व्यावसायिक प्रतिद्वंदता के कारण कष्ट सहना पड़ेगा। एक और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री और भारत की सरकार से अनुरोध है कि कृपया हमारे नौसेना के दिग्गजों को भारत वापस लाएं, क्योंकि इन नौसेना के दिग्गजों का धैर्य अब खत्म हो रहा है और हम परिवार अब समान रूप से बेचैन हैं। फिर एक ट्वीट करके लिखा, सरकार द्वारा किया जा रहे प्रयासों पर माननीय विदेश मंत्री के बयान ने वास्तव में हमें निराश किया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कानूनी सहायता प्रदान करके भारत सरकार ने अपने पूर्व नौसेना अधिकारियों को कतर की दया पर छोड़ दिया है, जबकि इन अधिकारियों को सबसे खराब समय का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ट्वीट हैं जो फांसी की सजा सुनाए गए भारतीय नेवी ऑफिसर्स की एक बहन ने किए हैं, लेकिन किसी के भी कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। वो प्रधानमंत्री जो खिलाड़ी की उंगली में चोट लगने के बाद भी बड़े द्रवित हो जाते हैं, ट्वीट पर ट्वीट चेप देते हैं। वो पिछले 1 साल से अपने 8 सैन्य अधिकारियों की रिहाई पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए, अपने सैन्य अधिकारियों को कतर सरकार पर दबाव बनाकर छुड़ा तक नहीं पा रहे, जबकि सैन्य अधिकारी की बहन का कहना है कि व्यावसायिक कंपटीशन की वजह से साजिश के तहत उनको जेल में रखा गया है। दोस्तों, मैं बहुत स्पष्ट कहती हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत की विदेश नीति का भट्टा बिठा दिया है। किसी देश को भारत का खौफ ही नहीं रह गया। नेपाल जैसा देश भारत को आंख दिखाता है, कनाडा जैसा देश एक आतंकवादी की हत्या पर भारत को आंख दिखाता है। सोचिए, आतंकवादी के मरने पर वो भारत के राजनयिकों को कनाडा से भगा देता है, हमें अपराधी बताता है, और दूसरी जगह पर हम हैं जो अपने ट्रेंड भारत माता के वीर सपूतों के लिए, सच्चे देश के भक्त सैनिकों के लिए कतर से सीना ठोककर बात नहीं कर पा रहे। सोचिए दोस्तों, कनाडा अपने एक आतंकवादी नागरिक के लिए भारत से भिड़ जाता है और भारत अपने सच्चे वीर सपूतों के लिए कतर के आगे गिड़गिड़ा तक नहीं पा रहा है। और ये सब क्यों है, क्या आप जानते हैं? ये सब है नरेंद्र मोदी की फेल विदेश नीति के कारण। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार लोग ये कहते हैं कि फिलिस्तीनी और इजराइल युद्ध में भारत इजराइल का पिछलग्गू बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के लिए खुलकर ट्वीट कर रहे थे और उसे मुस्लिम देशों में से एक देश कतर ने उकसावे की तरह ले लिया है। दोस्तों, जिस तरह हम यानी भारत के लोग ये चाहते हैं कि हमारे कश्मीर और पाकिस्तान के मैटर में कोई और देश ना बोले, ये हमारा मैटर है, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन की जमीन छीनने वाले इजराइल के पीछे हाथ बांध कर खड़े। जब हम हमारे मसले में तीसरे का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर मुस्लिम देश इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की दशकों पुरानी लड़ाई में किसी और की चापलूसी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदू मुसलमान वाली वोट की राजनीति में ये भूल जाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने की इकलौती और आखिरी उम्मीद ही नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनकी हरकतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को नुकसान पहुंचाती है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और सच्चे एनालिसिस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और सच को और आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को भी समझिए, एक शेयर जरूर कीजिए।